और इस वीडियो में अपन इंड AS 115 का एक क्वेश्चन करेंगे जो कि किससे रिलेट करता है, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर से रिलेट करता है। किससे? कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर। नॉर्मली क्या होता है, कस्टमर हमें कंसीडरेशन देता है, लेकिन कुछ केस ऐसे हो सकते हैं कि एंटिटी को कस्टमर को पैसे देने पड़े, एंटिटी को कस्टमर को पैसा देना पड़े, तो उसकी अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे वो अपन इस क्वेश्चन के द्वारा सीखेंगे। कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर यानी इतना अपने को समझ आया कि अपन कस्टमर को पैसे दे रहे हैं, अपने को देखना है कि अपन किस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं। केस 1, इफ़ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर बाय द एंटिटी इज़ फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज, यानी कस्टमर हमें कुछ गुड्स या सर्विस दे रहा है, उसके पैसे हम दे रहे हैं। डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दे रहा है वो हमें। डिस्टिंक्ट गुड्स का क्या मतलब होता है, अलग, हटके। डिफरेंट गुड्स या सर्विस वो हमें दे रहा है, यानी हम एक गुड्स या सर्विस कस्टमर को प्रॉमिस कंसीडरेशन, जैसे हमने नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्राइस हम निकालते हैं एज अ रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, हमने कस्टमर को कुछ दिया, वो हमारा कस्टमर है और कस्टमर भी हमको बदले में कुछ दे रहा है, वो भी हमें डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस दे रहा है जो हमारे दिए हुए गुड्स से अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे इफ़ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। भाई अपन कंसीडरेशन दे रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर अपने को कुछ देगा तभी तो अपन उसको कंसीडरेशन दे रहे हैं। तो यानी कस्टमर अपने को क्या दे रहा है, डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दे रहा है। कस्टमर हमें क्या दे रहा है, डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दे रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि जो हम उसे कंसीडरेशन दे रहे हैं, मान लो हम कंसीडरेशन दे रहे हैं उसको 10 लाख, इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। मान लो कि जो गुड्स या सर्विस अपने को कस्टमर से मिली, जिसके अपन उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 15 लाख। तो यानी क्या है यहाँ पे, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, 10 लाख इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख। क्या करेंगे अपन, ट्रीट इट एज अ नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस बाय एंटिटी फ्रॉम कस्टमर एंड नो इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस। यहाँ पे कौन से रेवेन्यू की बात हो रही है भाई, एक मेन रेवेन्यू, मेन ट्रांजैक्शन प्राइस जो अपन हर क्वेश्चन में निकालते हैं इंड AS 115 जिसमें अपन अकाउंटिंग करते हैं, एक वो रेवेन्यू तो होगा ही जो हमारा वो कस्टमर है, हम एंटिटी हैं, मैं एंटिटी हूँ, मान लो अपन एग्जाम्पल से अगर समझें, एंटिटी है रोहन लिमिटेड, ठीक है, और दूसरी एंटिटी है समीर लिमिटेड। रोहन, ये कौन है, एंटिटी, हम जो इंड AS 115 अप्लाई कर रहे हैं जिसको रेवेन्यू होता है हमेशा, ये कौन है, कस्टमर है, ठीक है। चलो, इसने अपने से कुछ माल खरीदा, समीर ने रोहन लिमिटेड से कुछ माल खरीदा, वो माल था मान लो लेट सपोज 20 लाख का, 20 लाख का माल था, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन क्या करा कि रोहन लिमिटेड ने समीर लिमिटेड से भी कुछ खरीदा और उसको कंसीडरेशन दिया, यानी समीर लिमिटेड ने रोहन लिमिटेड को गुड्स या सर्विस दिए, डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दिए। क्या दिए, तो ये तो अपना नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया जिसकी अपन अकाउंटिंग नॉर्मली 115 में करते हैं। तो वो नॉर्मल वाला रेवेन्यू अकाउंट है कि भाई ये जो रोहन लिमिटेड है 20 लाख का रेवेन्यू अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेगा, 20 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा रोहन। अब क्या हुआ, एक चीज़ और हुई, क्या चीज़ हुई, रोहन लिमिटेड ने समीर लिमिटेड को कंसीडरेशन पे किया और समीर लिमिटेड ने रोहन लिमिटेड को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दिए। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अपन देख रहे हैं। अब इन वाले डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज की अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अपन दे रहे हैं। अब मान लो समीर लिमिटेड ने जो रोहन लिमिटेड को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दी, अगर अपन इस केस की बात करें, अगर मैं आपसे इस केस की बात करूं, इफ़ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, मान लो जो रोहन लिमिटेड है वो समीर लिमिटेड को कंसीडरेशन दे रहा है 5 लाख का, जो समीर लिमिटेड ने रोहन लिमिटेड को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दी वो है 5,50,000 की। यानी यहाँ पे क्या है, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस ट्रांसफर्ड। ये क्या है, हमारी फेयर वैल्यू है गुड्स या सर्विस ट्रांसफर्ड की। तो हम इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम द कस्टमर एंड नो इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस। हम इस पर कोई इफेक्ट नहीं आने देंगे। ये जो हमारी मेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये जो हमारा मेन ट्रांजैक्शन है, जो हमारा मेन रेवेन्यू का अमाउंट है 20 लाख, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। इसको अपन एज अ नॉर्मल सेल परचेज देखेंगे। यानी अपन इसमें क्या ट्रीट करेंगे कि मैंने समीर लिमिटेड से परचेज करी, रोहन लिमिटेड ने समीर लिमिटेड से परचेज करी और परचेज का अमाउंट उसको दे दिया कितना, 5 लाख, खत्म। इसमें हमारा जो ये ओरिजिनल रेवेन्यू है ये अफेक्ट नहीं होगा। यानी इसमें सिंपल सी बात हुई, इस केस में क्या हुआ, 2 ट्रांजैक्शन हुए। एक ट्रांजैक्शन में रोहन ने समीर को माल भेजा 20 लाख का, और एक क्या करा, रोहन ने समीर से माल खरीदा कितने का, 5 लाख का। सिंपल, ये अपन एज अ नॉर्मल परचेज ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। लेकिन मान लो कि ये ट्रांजैक्शन तो ऐसा कैसा ही है, लेकिन जो हमारी कंसीडरेशन पेबल है, वो मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। यानी मान लो कि मैंने इसको 6 लाख दिया, फेयर वैल्यू क्या है, 5,50,000 वही रहेगी फेयर वैल्यू, तो 5,50,000। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 20 लाख का रेवेन्यू है उसको हम एडजस्ट करेंगे, यानी उसको रिड्यूस करेंगे कितने से, इसके एक्सेस से यानी 50,000 से। 50,000 से हम उसे रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट, 20 लाख रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू है, ये रोहन लिमिटेड का रेवेन्यू माइनस एक्सेस कितना, 50,000।
तो हमारा फाइनल रेवेन्यू कितना निकल के आएगा 19,50,000। ये 50,000 क्या है 6 लाख माइनस 5,50,000 एक्सेस। अब आप पढ़ो एक बार प्रोविजन, आपको सब समझ में आएगा। अब अपन पढ़ते हैं प्रोविजन। इफ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, if consideration payable to customer is less than or equal to fair value of goods या services received from customer, फर्स्ट वाला केस, यानी 5 लाख is less than 5,50,000, treat it as normal purchase of goods या service by entity from customer and no effect on the revenue and transaction price। 20 लाख की जो ट्रांजेक्शन प्राइस हमारी क्वेश्चन में थी वो वैसी की वैसी रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस पर, और हम इसको एज अ नॉर्मल परचेज ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे कि भाई मैंने समीर से गुड्स खरीदे 5 लाख के और मैंने उसको बेचे 20 लाख के, सिंपल 20 लाख की सेल 5 लाख की परचेज। लेकिन अगर कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड, फेयर वैल्यू कितनी थी इसकी 5,50,000, मैंने कितना दिया 6 लाख, मैं क्या करूँगा एडजस्ट या रिड्यूस द ट्रांजैक्शन प्राइस बाय एक्सेस अमाउंट। एक्सेस कैसे निकलेगा, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर यानी 6 लाख माइनस फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस ट्रांसफर्ड 5,50,000, कितना हुआ 50,000 का एक्सेस हुआ, मैं 50,000 को मेरी ट्रांजैक्शन अमाउंट से लेस कर दूंगा, मेरा 19,50,000 मेरा फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगा, मेरा फाइनल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर कम है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से या फिर ज़्यादा है, बस उस हिसाब से अपन क्या करेंगे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तीसरी पॉइंट, if entity cannot estimate the fair value of goods या service received from customer, adjust या reduce the transaction price by consideration payable to customer। मान लो कि हमें फेयर वैल्यू नहीं पता है तो हम जितना कस्टमर को कंसिडरेशन दे रहे हैं उतना हम हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस से कम कर देंगे। हम हमारी ट्रांजैक्शन यानी मान लो कि 20 लाख की तो ट्रांजैक्शन प्राइस वैसी की वैसी ही है, मैं कितना दे रहा हूँ समीर लिमिटेड को 5 लाख का कंसिडरेशन दे रहा हूँ, मुझे इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता कितनी है, मेरे को कंपैरिजन करने के लिए मैं फेयर वैल्यू में क्या करूँगा, सिंपल इसको एडजस्ट कर दूंगा, इसमें से 5 लाख कम कर दूंगा, मेरा नेट रेवेन्यू कितना आ जाएगा 15 लाख आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, दूसरा केस, अदर केसेस, ऊपर वाले में तो क्या था डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज अपने को मिल रहे थे, अगर अपने को कोई डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, अगर अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं तो अपन क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस को। ठीक है, यानी बेसिकली इन क्रक्स अगर अपन देखें तो सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि हम डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और गुड्स की जो हमने कंसिडरेशन पे किया उसको कंपेयर करना है बस। अगर वो हम कंपेयर कर पा रहे हैं तो उस हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस को। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, कोई खाली जगह हो तो मैं फिर से आपको बताऊं अगर एक बार आपको समझना हो तो। सिंपल सा, चलो इसी एग्जांपल से आप फिर से समझ लो, मान के चलो रोहन लिमिटेड, यानी मैं रोहन लिमिटेड हूँ, मेरा कस्टमर है समीर लिमिटेड, क्योंकि ये मेरा कस्टमर है तो मैंने उसको कुछ बेचा होगा जिसकी अकाउंटिंग अपन नॉर्मली 115 में करते हैं। ठीक है, मैंने बेचा, उसने मेरे को 20 लाख रुपए दे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन भी हुआ कि उसने मेरे को डिस्टिंक्ट गुड्स यानी जो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा वो अलग था, उसने मेरे को और डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज और भी दिए कुछ, किसने, समीर ने, और मैंने उसको उसका पेमेंट करा, मैंने उसको कंसिडरेशन पे करा, यानी कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। अब अपन ये देखेंगे कि ये जो मैंने कंसिडरेशन पे करा समीर लिमिटेड को इन डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज के लिए, ये फेयर वैल्यू ऑफ दोज डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज से कम है या ज़्यादा है। अगर हम फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, फेयर वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जो भी मैंने उसको कंसिडरेशन दिया वो मैं मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस से माइनस कर दूंगा, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, सिंपल। तो मेरी एक नेट ट्रांजैक्शन प्राइस निकल के आ जाएगी, मेरा नेट रेवेन्यू निकल करके आ जाएगा। और अगर अलग केस है यानी डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं हो रहे हैं, मैं किसी और वजह से उसको कंसिडरेशन दे रहा हूँ, समीर लिमिटेड को कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर है, किसी और कारण से डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज से नहीं है, तो भी मैं क्या करूँगा उस कंसिडरेशन को मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस से कम कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। An entity that manufactures customer goods enters into a 1-year contract to sell goods to the customer that is a large global chain of retail stores। यानी मैं एक एंटिटी हूँ और मेरा जो कस्टमर है वो एक लार्ज ग्लोबल चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स है, मैं उसको कुछ बेचता हूँ। द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट ₹15 करोड़ ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द एंटिटी टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ ₹1.5 करोड़ टू द कस्टमर। यानी ये क्या है, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर एट द इंसेप्शन यानी स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ₹1.5 करोड़ पेमेंट विल कॉम्पनसेट द कस्टमर फॉर द चेंजेस इट नीड्स टू मेक इन इट्स शेल्विंग टू अकोमोडेट द एंटिटीज प्रोडक्ट। यानी मेरी एंटिटी, मान लो मैं एंटिटी हूँ, रोहन एंटिटी है, समीर मेरा कस्टमर है, मैं समीर को क्या दे रहा हूँ, गुड्स दे रहा हूँ। मेरे गुड्स समीर के स्टोर में, रिटेल स्टोर में कहीं शेल्फ में स्टोर होंगे, अकोमोडेट होंगे, जैसे वो डिस्प्ले होंगे उसकी दुकान पे, वो डिस्प्ले करने की जो कॉस्ट है उसका जो रीइंबर्समेंट है वो भी मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, वो भी मैं समीर को दे रहा हूँ कि ये पैसे ले और मेरे गुड्स को अपने स्टोर में
क्या करियो, अकोमोडेट करियो, उनको डिस्प्ले करियो। तो यानी क्या हो गया, कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर हो गया। क्या इसमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मुझे मिले? क्या मेरे को ये 1.5 करोड़ का पेमेंट समीर लिमिटेड को करने में कोई डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिले? नहीं मिले। यानी क्या अदर केस है, ये क्या अदर केस है, इसमें हमें डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट करूँगा, मेरे रेवेन्यू को एडजस्ट करूँगा। मेरा रेवेन्यू क्या है, 15 करोड़। 15 करोड़, द कस्टमर कमिट्स टू बाय एटलीस्ट 15 करोड़। समझ में आ गई बात? तो मैं क्या करूँगा, 15 करोड़ का मेरा रेवेन्यू, मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस लेस नॉन कैश कंसीडरेशन, एडजस्ट क्या आएगी मेरी फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस, 13.5 करोड़। सिंपल, 13.5 करोड़। क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं क्या मुझे कुछ, उसको 1.5 करोड़ देने में नहीं दे रहे। मैं तो सिंपल उसको कॉम्पनसेट कर रहा हूँ फॉर द अकोमोडेशन फॉर द डिस्प्ले कॉस्ट, जो मेरे गुड्स उसको वहाँ पे अपने रिटेल स्टोर में डिस्प्ले करना है। नहीं, क्या अदर केस की बात कर रहे हैं अपन, अदर केस की बात कर रहे हैं। अदर केस में अपन क्या करते हैं, हम इस वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस नहीं मिल रहा, हम केस 1 की बात नहीं कर रहे, हम इसमें केस 2 की बात कर रहे हैं, अदर केस की। नॉट डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज, मुझे कुछ उससे कोई डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे, किसके बदले में, 1.5 करोड़ के बदले में। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस, जो मेरा रेवेन्यू है 20 करोड़ का, सॉरी 15 करोड़ का, मैं उसमें से ही एडजस्ट कर दूंगा। 20 करोड़ मेरे को उससे मिले, 1.5 करोड़ मुझे उसको देने, नेट कितना मुझे मिला, 13.5 करोड़ मिला। चलो अब एक बार अपन कैलकुलेशन देख लेते हैं। एज पर Ind AS 115, when the consideration payable to the customer are for other than distinct goods or services, then the transaction price is reduced and adjusted। यानी कौन सा केस, हमारा केस 2, अदर केसेस। ठीक, ऐसे अपने को लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है केस 1 केस 2। आपको तो लैंग्वेज लिखनी है इस तरह से कि अगर डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस को एडजस्ट करते हैं। इन करेंट केस द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ टू कॉम्पनसेट द कस्टमर फॉर शेल्विंग अरेंजमेंट्स। Thus, this 1.5 करोड़ will be reduced from the transaction price। फाइनल ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी हो गई अपनी, यानी फाइनल अपना रेवेन्यू कितना हो गया एंटिटी का, 15 करोड़ का उसको रेवेन्यू हुआ जो उस कस्टमर ने उससे माल खरीदा था, और 1.5 की करोड़ की उसको कॉस्ट उसको रीइंबर्स करनी पड़ी। कितना हो गया, 13.5 करोड़। अब हमें क्वेश्चन में कहा नहीं गया था, लेकिन आंसर में कैलकुलेट करा हुआ है। अगर आपको कैलकुलेट स्पेसिफिकली करना होगा एग्जाम में, तो एग्जाम में बता करके देगा कि आप पर मंथ की कॉस्ट भी निकालो, तो ट्रांजेक्शन प्राइस पर मंथ की कितनी हो जाएगी, 13.5 डिवाइड बाई 12, 1.125 करोड़। सिंपल, 1.125 करोड़ हमारा पर मंथ का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से अगर अपन इस चीज़ को समझना चाहें, मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया है आपको अच्छे से, लेकिन स्टिल अगर अपन थोड़ा समझना चाहें तो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये कंफ्यूज मत होना आप कि ट्रांजैक्शन प्राइस की कौन सी बात हो रही है। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब कि भाई अपन 115 में क्या करते हैं, हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो एक रेवेन्यू तो हमें हो ही रहा है, एंटिटी को रेवेन्यू तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एंटिटी को कस्टमर को कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है कस्टमर को। तो फिर अपने को चेक करना है कि वो कंसिडरेशन क्यों पे हो रहा है, क्या वो डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विस अलग से कुछ मिल रहा है क्या अपने को कस्टमर से, या फिर वो दूसरे कारणों से हो रहा है। बस ये अपने को चेक करना है। एक ट्रांजैक्शन प्राइस तो होगी जिसमें से अपने को एडजस्टमेंट करना है अगर अपने को नीड पड़ी तो। ठीक है, तो सिंपल से सबसे पहली बात अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें ट्रांजैक्शन प्राइस तो होगी ही होगी, जो हमारी नॉर्मल ट्रांजैक्शन प्राइस होती है, जो हमारे Ind AS 115 के क्वेश्चंस में करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस, जो इस क्वेश्चन में कितनी थी, 15 करोड़ की थी। समझ में आ गई बात? अब अपने को देखना है कि क्या हमें जो इन्होंने, अब जैसे इन्होंने 1.5 करोड़ क्या था इसमें, 1.5 करोड़ क्या था, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, ये था हमारा इस क्वेश्चन में अमाउंट था। अब अपने को चेक करना है कि क्या इसको देने के बदले क्या हमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं कस्टमर से, क्या हमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं। अगर बोले कि हाँ मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है हमें, तो हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ दीज डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज इज लेस देन और मोर देन द कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। हम ये चेक करेंगे, अगर वो हमारा मोर देन है, अगर हमारा मान लो, अगर हम ऊपर आए इसमें, आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मोर देन है, इफ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव, तो अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। मान लो कि इसमें कंसिडरेशन कितना है, 1.5 करोड़ का है, इसमें कंसिडरेशन कितना है, 1.5 करोड़ का है, कंसिडरेशन पेबल कितना है, 1.5 करोड़ का है। लेकिन जो फेयर, अगर इसमें कुछ मिल रहा होता अपने को, अगर इसमें मान लो अपने को कुछ मिल रहा होता है इसमें, अभी इसमें कुछ नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन मान लो लेट्स मिल रहा होता कुछ और उसकी फेयर वैल्यू होती 1 करोड़, तो यानी क्या होता, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन द फेयर वैल्यू, 1.5 करोड़ इज मोर देन 1 करोड़। तो अपन क्या करते हैं, इसका एक्सेस किसका, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ का एक्सेस 0.5 करोड़ से हम हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस कम कर देते हैं। एडजस्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस बाय द एक्सेस, ये अपन कम करते, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में तो क्या ये अदर केस है, इसमें अपने को कुछ भी डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, इसमें तो सिर्फ अपन उसकी शेल्विंग अकोमोडेशन के लिए उसको कंपनसेट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इस अमाउंट को अपन ट्रांजैक्शन प्राइस से डिडक्ट कर देंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस से एडजस्ट कर देंगे ये वाला। इफ एंटिटी अदर केसेस नॉट डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज, अगर अपने को कोई डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो अपन क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस जो अपन ने इसमें करा। हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस 1.15 करोड़ का माइनस 1.5 करोड़ कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, हमारी वैल्यू आ गई 13.5 करोड़। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फेयर वैल्यू अपने को तभी चेक करनी है, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर को अपने को कंसीडरेशन से तभी कंपेयर करना है जब हमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं। इसमें नहीं मिल रहे थे तो फेयर वैल्यू का डेटा भी नहीं दे रखा था, खैर, और नहीं मिल रहे थे तो बात ही नहीं थी उसकी, डायरेक्ट अपन ने क्या करा, डिडक्ट कर दिया हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस 15 करोड़ की। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसमें एक ट्रांजैक्शन प्राइस तो ऑलरेडी होगी। हमारा कस्टमर है, वो कस्टमर का क्या मतलब होता है कि वो हमसे कुछ खरीद रहा है, तो हमको उसका कुछ पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसको कुछ पैसा देना पड़ रहा है। ये है, ये ध्यान रखना आप बस। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्राम को भी और यूट्यूब को भी। थैंक यू सो मच।